तो त्रिकोणमिति सबसे पहले कि त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री वास्तव में अगर मैथमेटिकली सोचा जाए तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक है ट्रिगोनन, ट्रिगोनन जिसका अर्थ होता है त्रिभुज, और मेट्री जो शब्द बना है वो मेट्रोन से बना है, मेट्रोन, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापने वाला। अब ट्राइगोनन का मतलब क्या होता है, तो ट्राई का अलग अलग दो शब्द हैं, ट्राई और एक होता है गोन। ट्राई का मतलब होता है तीन और गोन का मतलब कोण होता है या शीर्ष। यानी तब ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनल शब्द किससे है, त्रिभुज से संबंधित है। मतलब कि ट्राइगोन जिसका तीन कोण हो, तो तीन कोण हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। यानी त्रिभुज के माप से संबंधित गणित की वह प्रशाखा जो त्रिभुज के माप से संबंधित अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो मूलतः किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होता है, लेकिन यहाँ पर जो त्रिकोणमिति प्रयोग होगा वो किसके लिए लागू होगा, तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पर जो त्रिकोणमिति शामिल हम लोग करेंगे तो किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। ऐसे जो त्रिकोणोमेट्री है, त्रिकोणमिति, वो किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होती है, लेकिन ये सब बात आगे चलकर कुछ क्लासों में पढ़ना है। मतलब कि 11th और 12th में भी त्रिकोणमिति को पढ़ना है। वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति है वो किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हम त्रिभुज की बात करेंगे वो किसके लिए, तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पर जो त्रिकोणमिति की बात होगी वो समकोण त्रिभुज के लिए होगी। तो आखिर त्रिकोणमिति की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो अगम्य दूरियों को मापने के लिए, मतलब ऐसी दूरी जिसको मापना संभव नहीं है, या अगम्य ऊंचाई है, या अगम्य गहराई। जैसे मान लो कि पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, तो क्या पहाड़ की ऊंचाई हम आसानी से माप सकते हैं, या मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई नापनी है, या नदी की चौड़ाई नापनी है, या कुएं की गहराई नापनी है, तो हम ऐसी स्थिति में कि ऐसी दूरियां हो जो अगम्य हो, मतलब कि जिस दूरी को हम माप नहीं सकते हैं, या जिस ऊंचाई को हम माप नहीं सकते हैं, या जिस गहराई को मेजरमेंट नहीं कर सकते, किसके, इंस्ट्रूमेंट के सहारे, मतलब किसी यंत्र के सहारे नहीं नाप सकते हैं, तो ऐसी दूरियों को यानी ऐसी अगम्य दूरियों को मापने के लिए त्रिकोणमिति को प्रयोग किया जाता है। अब त्रिकोणमिति की सहायता से जितनी भी ऐसी अगम्य दूरियां हैं, जैसे पहाड़ की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, कुएं की गहराई, उसकी गणना हम आसानी से कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में कर सकते हैं। कब, तो जब हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे तब। लेकिन त्रिकोणमिति में बताया गया कि सबसे पहले कि प्रयोग किसके लिए होगा, समकोण त्रिभुज के लिए। ऐसे तो बताया गया कि किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होता है, लेकिन समको यहाँ पर जो 10th क्लास में पढ़ना है वहां कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, ऐसे तुम लोग ज्यामिति पढ़ोगे तो वहां एक मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय। वास्तव में उसको बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय पीछे क्लास में बताया गया होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लो कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कर्ण, या ऐसे बताया जाता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि ज्यामिति में इसको पढ़ना है, लेकिन वास्तव में इसका एक और नाम दिया जाता है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास पाइथागोरस प्रमेय आया हुआ था। 500 ईसा पूर्व, जो कि इस ज्यामिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाइथागोरस भी थे, जिसमें यूक्लिड के समय के थे ये। तो पाइथागोरस प्रमेय इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ने सबसे पहले इसको प्रमाणित किया था। लेकिन ये बात पहले से बोधायन भी कह रहे थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है, लेकिन उन्होंने प्रमाणित करके नहीं दिखा पाए, जैसे कि कैसे ये होगा या नहीं होगा वो प्रमाणित नहीं कर सके। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने इस प्रमेय को सिद्ध किया, इसीलिए इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है।
लेकिन ये बात सबसे पहले किसने की थी? बौधायन ने। इसलिए बहुत सारे बुक जो है, किताब है, इस प्रमेय का नाम रखते हैं बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे बौधायन और पाइथागोरस ये दोनों अलग अलग गणितज्ञ हैं, लेकिन बौधायन ने सबसे पहले ये बताया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से उसको प्रमाणित नहीं कर सके। लेकिन पाइथागोरस ने इसको सबसे पहले प्रमाणित किया हुआ था। अब इसका प्रमाण ज्यामिति में जब हम पढ़ेंगे 6.3, तो वहां इसको सिद्ध करना है कि आखिर ये कैसे आया है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले है क्या चीज? तो एक तरह का इसमें संकेताक्षर प्रयोग किए जाते हैं। जो त्रिकोणमिति के 6 रेशियो प्रयोग किए जाते हैं, अनुपात, साइन, कोस, टाइन, सेक, कॉस और कॉसेक, वास्तव में ये 3 होते हैं। कौन कौन? तो एक साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टाइन। साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या। दिखाई दे रहा है? त्रिकोणमिति ये बताया गया कि वह मूलतः जो टी रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको शॉर्टकट में टी रेशियो कहा जाता है, तो मूलतः वो 3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टाइन। साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है, जबकि कॉस को हिंदी में कोज्या और टाइन को हिंदी में स्पर्शज्या। ऐसे वास्तव में जो ये उनके पूरे नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है साइनस, और कॉस का फुल फॉर्म होता है कोजाइन, और टाइन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। लेकिन शॉर्टकट में साइनस को क्या बोला जाता है? साइन, और कोसाइन को कॉस और टेंजेंट को टाइन। 3 इनके उल्टे होते हैं, यानी व्युत्क्रम। वास्तव में टी रेशियो तो 3 प्रकार के, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि टी रेशियो जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के नहीं, मूलतः वो 3 ही प्रकार के हैं। कौन कौन? साइन, कॉस और टाइन। 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। साइन का एक उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टाइन का उल्टा कॉट, जो कि कॉसेक के फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, जबकि सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंट, और कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। लेकिन हम लोग ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म को ही, वैज्ञानिकों ने समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका शॉर्ट फॉर्म लाते गए। सबसे पहले साइन के लिए शब्द आया हुआ था SINE, जो कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले इसको प्रयोग किया था। लेकिन बाद में फिर साइन को हटा करके अब लगातार क्या प्रयोग किया जा रहा है? साइन। तो साइन का फुल फॉर्म होता है साइनस, जबकि कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, टाइन का फुल फॉर्म टेंजेंट। साइन का जो उल्टा है वो कॉसेक होता है, जिसका फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। सेक का फुल फॉर्म सेकेंट, और जो कॉट है वो टाइन का व्युत्क्रम है, जिसका फुल फॉर्म कोटेंजेंट होता है। लेकिन सबसे पहले कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्या चीज है? तो अब देखो कि किसी भी अगर समकोण त्रिभुज की भी बात की जाए, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कोई भी त्रिभुज है, इसे समकोण ही नहीं, कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजाएं होगी। वास्तव में जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं वो किसी एक न्यून कोण, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज होगा तो एक तो समकोण होगा और शेष दोनों न्यून कोण होंगे, तो किसी भी एक न्यून कोण के लिए 2 भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो इन जब जैसे मान लो अनुपात अगर लिखना चाहें, ये मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC, अनुपात हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो एक लिख सकते हैं AB बाटा BC, दूसरा ये भी लिख सकते हैं BC बाटा AC, जस्ट इसको उल्टा। फिर हम लिख सकते हैं AB बाटा AC। चलो चलो इसी को उल्टा करते जाना, ताकि भूल ना पाए हम लोग। एक AB बाटा BC लिखे तो फिर लिख सकते हैं BC बाटा AB। अगला एक लिख रहे हैं AB बाटा AC, तो जस्ट इसके उल्टा AC बाटा AB। अब क्या लिख सकते हैं बोलो अगला? AB और AC के साथ तो हो गया, AB BC के साथ, BC के साथ AC का, तो फिर हम लिख सकते हैं BC बाटा AC, या एक लिख सकते हैं AC बाटा BC। अब बताओ तो कोई और अनुपात लिख सकते हैं? दिमाग लगाओ। क्या कोई ऐसा अनुपात है जो 2 भुजाओं में बन रहा है, उसको हम नहीं लिख पाए हैं?
तो 3 भुजाएं हैं यहाँ पर, अब बस ये 3 ही रेशियो बन रहे हैं और 3 जस्ट इनके उल्टा। तो मूलतः तो 3 रेशियो कितने बन रहे हैं? 3। इसीलिए टी रेशियो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगर सिंपल से बात की जाए तो मान लीजिए कि अगर ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का ये कोण होगा AC। अगर कोण थीटा, मान लो कि कोण C कितना है? थीटा। अगर कोण C के लिए बात की जाए तो जिस कोण की बात होती है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। और शेष क्या बच गया? हाँ, यानी ये कभी बदलने वाला नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। लेकिन थीटा न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार क्या होंगे? बदलते रहेंगे। कैसे बदलेंगे? तो जिस न्यून कोण की बात होगी उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब। अशेष, तो शेष का मतलब कि 2 बच गया ना? नहीं, एक तो कर्ण फिक्स है, कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है। तो जिस न्यून कोण की बात होगी उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब, और शेष बच गया आधार। अब थोड़ी देर ये मान लो कि यहाँ पर ये न्यून कोण नहीं है, हम इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। कोण ये भी तो न्यून कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें एक कोण बच गया कितना? 90 डिग्री हो गया। तो शेष दोनों कोण की योग कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो जब शेष दोनों कोणों की योग 90 डिग्री हो रहा है तो निश्चित रूप से तब दोनों कोण न्यून कोण है। अगर मान लो ये 60 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसमें से प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। ऐसे कुछ लड़के कह सकते हैं कि सर मान लीजिए कि एक 90 और एक 0, ये भी तो हो जाएगा ना 90 है। लेकिन सोचो अगर ये 90 है तो ये तो कोण शून्य हो सकता है। अगर ये कोण शून्य हो जाएगा तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस कोण ए और सी में से कोई भी कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा है किंतु 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर मान लीजिए कि पहले कोण सी की बात हो रही थी तो फिर तो हम कोण ए की भी बात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोण थीटा है, तो अब न्यून कोण थीटा की अगर बात की जाए तो अब इसके लिए ये लंब हो गया और ये आधार। ये तो हमारा कर्ण फिक्स है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जिस न्यून कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को लंब और शेष को आधार कहा जाता है। अब यहां से अगर ये रेशियो को पकड़ा जाए, इसको हम यहां से हटा रहे हैं कि एक लिखने का ये तरीका है, यानी किसी भी हम त्रिभुज में से दो भुजाओं, वास्तव में त्रिकोणमिति क्या करता है कि त्रिभुज के दो भुजा, किन्हीं भी दो भुजाओं का संबंध न्यून कोण से दर्शाता है कि किस न्यून कोण की बात हो रही है, क्योंकि न्यून कोण बदलने से भुजा बदल रही है। मान लो कि यहाँ कोण होगा तो ये लंब होगा, यहाँ कोण होगा तो ये लंब होगा। तो त्रिकोणमिति का काम क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का रिलेशन किससे दर्शाता है? जिस कोण की बात हो रही है उससे। मतलब कि तब ये भुजा और उसमें उपस्थित किसी एक न्यून कोण में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो अगर बात करें हम, मान लीजिए कि यहाँ बात कर रहे हैं किस कोण के लिए? थीटा। थीटा मान लीजिए कि कोण कितना है? थीटा कोण का संकेताक्षर है। जैसे कोण को हम लोग क्या करते हैं कि थीटा से, फाई से, साई से, डेल्टा से, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे कोण का मतलब क्या होता है, तो कोण तो पीछे बताया गया कि दो ऐसी किरणें जिसका आद्य बिंदु एक ही हो। ये मान लो कि दो किरण हो गई जिसका आद्य बिंदु एक ही है, तो एक ही आद्य बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी झुकाव को कोण कहते हैं। तो अगर कोण को मापा जाएगा तो कुछ निश्चित माप आएगा, 30 डिग्री, 40, 50 कुछ आ सकता है। लेकिन हम यहाँ अगर 30 लिख दे, इसका मतलब कि एक्यूरेट 30 की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम एक्यूरेट का नहीं, एक जनरल कोण ले रहे हैं कि मान रहे हैं कि कोण कितना है? थीटा है। अब हमारा थीटा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। हम मान रहे हैं कि ये कोण सी कितना है? थीटा है। तो अगर इस कोण के लिए बात की जाए तो देखो पहले बात किसकी हो रही है? ए बी बाटा बी सी। तो इस कोण के लिए ए बी क्या है? लंब है। तो हम लिख सकते हैं लंब बाटा बी सी, और बी सी इस कोण के लिए क्या है? आधार है। अब इसको ऐसे भी लिख रहे हैं अभी। इसके बाद इसी कोण के लिए अगर ए बी की बात की जाए तो इसी कोण के लिए भी क्या है? फिर लंब। लेकिन एसी क्या है? कर्ण। और अगर बीसी की बात की जाए तो इस कोण के लिए, इसी कोण के लिए बीसी क्या है? आधार। आधार और एसी क्या है? कर्ण। अब एक चीज देखो, इसी लंब बटा आधार को एक सूचकांक के तौर पर लाया गया tan। इसी को क्या बोला जाता है? tan। अब किस कोण की बात हो रही है? थीटा के लिए, तो यहाँ हम लिखते हैं थीटा।
मतलब ये कह सकते हैं कि कोण थीटा के लिए लंब और जो आधार का अनुपात होता है उसी को क्या कहा जाता है, tan थीटा। थीटा के लिए कि कोण थीटा के लिए किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहा जाता है। उसी प्रकार से लंब बाटा जो कर्ण आया हुआ है इसको बोला जाता है साइन। साइन साइन में लंब बाटा कर्ण, पहले लिख देते हैं सबको। और कॉस में होता है ये, इसको बोला जाता है कॉस। लेकिन किसकी बात हो रही है, थीटा के लिए। तो अब तीनों के लिए हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के लिए, थीटा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदल रहा है। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के लिए या किसी न्यून कोण के लिए, या मान रहे हैं कि न्यून कोण क्या है, थीटा है, तो किसी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और आधार के अनुपात को ही tan थीटा कहा जाता है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को sin थीटा कहा जाता है। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को cos थीटा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बाटा कर्ण। अब इनके तीन उल्टा बताया गया कि होता है, तो यानी उल्टा लिखने का मतलब हुआ कि हम इसके लिखेंगे क्या, BC बाटा AB। तो जो tan का उल्टा होता है उसको बोला जाता है cot थीटा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अभी हमारा क्या है, अब क्या गया, आधार बाटा लंब हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए आधार और लंब के अनुपात को क्या कहा जाता है, cot थीटा। उसी प्रकार से इसको उल्टा करो अब, तो AC बाटा AB, मतलब कि हम तब लिख सकते हैं इसको कर्ण अबाटा लंब, तो इसको बोला जाता है कौशिक थीटा। यानी साइन के उल्टा को क्या कहा जाता है, कौशिक थीटा। तो हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए कर्ण कर्ण और लंब की अनुपात को क्या कहा जाता है, कौशिक थीटा। अब फिर इसी प्रकार से इसको भी उल्टा करो, ये हो जाएगा कर्ण, चलो लिख लो AC बाटा BC, जिसको हम कह सकते हैं कर्ण बाटा आधार, और इसको बोला जाता है कौन है ना, सेक थीटा। यानी किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए कर्ण और आधार के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेक थीटा। तो इसको कैसे पढ़ोगे, अब पढ़ने के लिए सिंपल उपाय कि साइन थीटा में क्या होता है, लंब बाटा कर्ण। लेकिन वास्तव में जब परिभाषा बतानी है तो परिभाषा के लिए कैसे पढ़ना है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, साइन थीटा। अच्छा बताओ एक चीज और, क्या अब साइन और थीटा का अलग अलग महत्व है कि दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि साइन थीटा के बगैर इसका कोई मान नहीं है। और बताओ क्या साइन का थीटा के बगैर कोई मान है, या थीटा अगर नहीं होगा तो साइन का क्या महत्व होगा। इसका मतलब है ये कि जैसे हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन गुणे थीटा। अब बताओ जैसे मान लो कि कोई अंक है 23, तो 23 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। उसी प्रकार से साइन थीटा को हम साइन गुणे थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और थीटा एक संकेताक्षर है। क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। तो क्या अलग अलग मान रख रहे हैं, इसका मतलब है कि साइन और थीटा एक दूसरे से स्वतंत्र है कि नहीं है, है। यानी साइन अलग है थीटा अलग है, नहीं, क्योंकि साइन थीटा दोनों एक ही हैं। अब ऐसे आगे तुम लोग को वैल्यू निकाला जाएगा। जैसे मान लो कि साइन 90 की बात होगी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये बता रहा है कि जब थीटा 90 डिग्री हो तब साइन का मान कितना होगा, 1। तो बताओ ये अलग अलग दोनों का महत्व है, साइन और 90 का एक दूसरे के पूरक है। मतलब कि कोण और जो टी रेशियो है आपस में मिल करके एक संकेताक्षर का निर्माण करते हैं, और ये संकेताक्षर जहाँ tan और थीटा ये दोनों इनका अलग अलग महत्व नहीं है। एक चीज और है कि जैसे कहें tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको tan थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बता रहा है कि जो कोण है थीटा उसका वर्ग किया जा रहा है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं जो टी रेशियो आया हुआ है उसको न वर्ग करना है। तो ये चीज ध्यान रखो कि साइन और थीटा इनका कोई अलग अलग महत्व नहीं होता है, साइन और थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी साइन और थीटा को अलग कर दिया जाए तो इसका कोई महत्व नहीं है। यानी हम साइन थीटा को साइन गुणे थीटा नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से
कहीं साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको नहीं लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब सोचो अगर इसी प्रकार से मान लो कि 23 का होल स्क्वायर है तो क्या तुम लिखते हो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, नहीं ना। इसी प्रकार से साइन थीटा को खुद देखो अनुपात है ना, तो अनुपात है तो यहाँ तो लंब का कुछ मान होगा मान लो 10, उसी प्रकार आधार का कुछ मान होगा मान लो 5, तो 5 दूनी 10, तो कौन है कि tan थीटा का मान 2 है। और जब 2 है तो यहाँ tan थीटा का मान 2 रख करके स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 होगा। यानी साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा एक एंगल है जो बता रहा है कि किस एंगल की बात हो रही है टी रेशियो के बारे में। तब इस आधार पर हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिख सकते हैं। तो 6 में से पहला जैसे बताओ मान लो कि साइन थीटा है तो साइन थीटा बताया किसके अनुपात में रखा जाता है, साइन को लंब बाटा कर्ण, कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है साइन थीटा। ऐसे लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलम कहा जाता है, इसलिए इसे पी से सूचित किया जाता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, इसलिए कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। दूसरा कॉस, तो कॉस के लिए बताया क्या आता है आधार बाटा कर्ण, कि आधार बाटा कर्ण को क्या कहा जाता है कॉस थीटा। आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, इसे बी से सूचित किया जाता है, और कर्ण को एच से। तीसरा tan थीटा, tan में होता है लंब बाटा आधार, तो लंब को अंग्रेजी में P और आधार को B। अब बताया गया कि 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं मतलब उल्टा, तो साइन के उल्टा को कहा जाता है कौसेक, कौसेक थीटा। अब देखो जब उल्टा है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बाटा लंब, यानी एच बाटा ई। पांचवा कॉस की जो उल्टा होता है उसको सेक कहा जाता है, और जस्ट इसका उल्टा होगा यानी कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण को अंग्रेजी में एच और आधार को बी। पांचवा छठवा कौन बच गया टैन, और जो टैन का उल्टा होता है उसको कोट कहा जाता है, तो इसको उल्टा रखो आधार बाटा लंब, आधार को बी लंब को पी। अब एक चीज है कि अगर ये 3 याद हो जाए तब तो ये 3 याद हो जाएंगे, तो ये 3 को याद रखने का एक तरीका है तुम लोग याद रख सकते हो, वो है सूत्र जो हमारा लाल बाटा कक्का, लाल बाटा कक्का, ये क्रम से है साइन के कॉस के और टाइन के, पहला साइन दूसरा कॉस और तीसरा टाइन। देखो साइन में लंब बाटा कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, हिंदी नाम से है। ल का मतलब लंब, आधार मतलब ये आएगा, और कर्ण का मतलब के आएगा। तो लंब बाटा कर्ण साइन में क्या होता है लंब बाटा कर्ण, देख लो साइन में लंब बाटा कर्ण। कॉस, कॉस में क्या होता है आधार बाटा कर्ण, तो कॉस में आधार बाटा कर्ण, और टाइन में लंब बाटा आधार, तो देखो टाइन में लंब बाटा आधार। तो 3 को क्या करना है उल्टा, साइन का उल्टा कौन है कौशिक, तो जब कौशिक है तो क्या होगा कर्ण बाटा लंब, कौश का उल्टा सेक, तो सेक में कर्ण बाटा आधार, और टाइन का उल्टा कॉट, तो कॉट में होगा आधार बाटा लंब। ऐसे अंग्रेजी नाम से भी एक सूत्र है, उससे तरीका से भी तुम लोग याद रख सकते हो। वो एक कहावत है बस उसको याद रखना है, वो कहावत क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हो गया। पहला साइन है दूसरा कोस है तीसरा टाइन है। साइन में देख लो तो पी बाटा एच, कॉस में बी बाटा एच, और टाइन में पी बाटा बी। एक याद है तो 3 याद है तो 3 तो इनके उल्टा है, तो कैसे याद रखना है इसको, या तो हिंदी में याद रखना है तो लाल बाटा कक्का, या एक कहावत याद रखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और उसके पहले अक्षर को लिखना है। अब पहला ये भी ध्यान रखना है कि क्रम से ऐसे याद एक प्रैक्टिस बना लो, कैसे त्रिकोणमितीय रेशियो को कहने का, क्या कहने का साइन कॉस टाइन, तो इससे क्या होगा क्रम बना रहेगा
कि आसानी से साइन कॉस और टाइन का याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सूत्र आने वाले हैं, उस सूत्र के लिए पहले एक चीज यहाँ रखो, इसी से देख लो। अगर मान लो कि ये तीनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो पहला अगर मान लीजिए कि साइन थीटा और गुणे कोसेक थीटा का मान निकाले तब क्या होगा। तो देखो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बाटा कर्ण, तो लंब बाटा कर्ण गुणे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण बाटा लंब, लंब से लंब कट गया, कर्ण कट गया, कितना माना गया, एक। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों व्युत्क्रम है, पहले से बता रहे कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, जैसे 5 का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम 1/5, और जब दोनों को गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 1। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उनका गुणनफल सदैव कितना आएगा, 1। तो जो हमारा पहला संबंध बन रहा है इसको मिटा देना यहाँ से, कि साइन और कौशिक जो कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1। उसी प्रकार से टैन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब इसको गुणा करोगे तब कितना आएगा, 1। और ये कौन है, कॉस और सेक, तो कॉस थीटा इसका व्युत्क्रम है सेक थीटा, जब इसको गुणा करोगे तो ये 1 आएगा। तो ये पहला संबंध। अब इस अगर बेस के आधार पर चला जाए, यहां से निकाल लो, तब तो साइन थीटा अब गुणा है तो इधर क्या हुआ, भागा, यानी साइन किसके बराबर होता है, 1/cos, या ये कहो कि अगर कौशिक का मान निकाले तो गुणा है तो इधर आकर भागा हो जाएगा ना, तो कौशिक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के। और दूसरा अब इस आधार पर चलो, तो tan थीटा ये गुणा है तो इधर आकर क्या होगा, भागा, तो 1/cot थीटा। अगर बात की जाए फिर कॉट का, तो कॉट गुणा है तो इधर tan गुणा है तो इधर आकर भागा, तो 1/tan थीटा। तीसरा और कॉस की बात की जाए तो कॉस थीटा बराबर ये गुणा है तो इधर आकर भागा हो जाएगा, तो 1/sec थीटा। या अगर सेक थीटा की बात की जाए तो 1/, ये रूपांतरण में यूज किए जाएंगे, मतलब कि cos sin थीटा किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के, या cosec थीटा का स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। tan थीटा किसके बराबर, 1/cot थीटा के, या cot थीटा है हम चाहते हैं tan में चेंज हो जाए तो उसके बदले क्या लिखना होगा, 1/tan थीटा। अब कहीं मान लो कि प्रश्न में cos है, हम चाह रहे हैं कि sec में बदलें, तो cos के बदले क्या लिखा जाएगा, 1/sec। या कहीं प्रश्न में sec में है, हम चाह रहे हैं कि cos में बदल जाए, तो sec के लिए क्या लिखोगे, 1/cos। तो ये हमारा हो गया पहला रिलेशन। जो शेष रिलेशन निकलने वाले हैं अब उसके बारे में थोड़ा और देख लो, एक है tan का और एक होता है cot का। अब मान लो कि जैसे समकोण त्रिभुज हैं ए बी सी, हम इसी को न्यून कोण पकड़ रहे हैं थीटा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब पहले तीनों को लिख देते हैं, हम बात कर रहे हैं साइन थीटा के लिए, तो साइन के लिए क्या होगा, लंब बाटा कर्ण, यानी ए बी बाटा ए सी। अगर कौशिक की बात की जाए तो जस्ट इसको उल्टा होगा, ए सी बाटा ए बी होगा। अगला कॉस, तो कॉस में सूत्र बताया गया क्या होते हैं, आधार बाटा कर्ण, तो कॉस ये है थीटा, तो थीटा में तो ये लंब हो गया ना, आधार बाटा कर्ण यानी बी सी बाटा ए सी। कॉस के उल्टा कौन होता है, सेक, तो सेक उल्टा हो जाएगा, अब ए सी बाटा बी सी। अब एक कौन बच गया, साइन टैन, तो टैन के लिए बताया गया, टैन में जिस कोण की बात होती है उस कोण के लिए लंब और आधार का अनुपात है, तो टैन में होता है लंब, तो किसकी बात हो रही है, थीटा के लिए, तो थीटा के लिए लंब हो गया, ये आधार, ये तो कर्ण फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है, तो थीटा के लिए लंब हो गया ए बी बाटा बी सी, लंब बाटा आधार। अब एक चीज और देखो, जैसे टैन के लिए टैन थीटा में हम लिख सकते हैं ना ए बी बाटा बी सी। अच्छा बताओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाटा ए सी और बी सी बाटा ए सी, कोई दिक्कत है, जरूरत पड़ेगा तो दूसरा से चौथा पद कट जाएगा ये, फिर ए बी बाटा बी सी बच जाएगा, नहीं हो जाएगा कि ए सी कैंसिल हो जाएगा, दूसरा से चौथा पद, तो पहला बाटा तीसरा, मतलब ए बी बाटा बी सी जो कहते हैं। तो देखो तो यहाँ पर ए बी बाटा ए सी,
ए बी बाटा ए सी के बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। अब बी सी बाटा ए सी, तो देखो तो बी सी बाटा ए सी कॉस थीटा। तो एक इंपॉर्टेंट सूत्र होगा tan को चेंज करने के लिए कि tan या तो किसके बराबर आ रहा है, तो बताया गया कि कोट के होगा, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो पीछे बताया गया कि tan थीटा किसके बराबर होता है, 1 cot थीटा के। नहीं तो tan थीटा फिर किसके बराबर है, साइन थीटा बाटा cos थीटा। उसी प्रकार अगर कोट की बात की जाए तो कोट तो tan के उल्टा होता है, तो कोट किसके बराबर होगा, 1/tan के। और नहीं तो इस पद में जाओगे तो ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। यानी देखो तुम लिख सकते हैं 1/tan के लिए क्या लिखोगे, साइन बाटा कॉस, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बाटा cos थीटा के। जब ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बाटा साइन थीटा। यानी ये दो सूत्र काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाटा cos थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बाटा साइन थीटा के। अभी उत्क्रम तो पहले से पता है कि tan होगा तो 1/cot, cot होगा तो 1/tan, साइन होगा तो 1/cosec, cosec होगा तो 1/sin, cos होगा तो 1/sec, और sec होगा तो 1/cos। लेकिन इसके अलावा दो ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे कि tan में क्या होगा, tan थीटा के लिए साइन थीटा बाटा cos थीटा, और cot थीटा के लिए क्या होगा, cos थीटा बाटा साइन थीटा। अगला एक चीज और इसमें जो कि वर्ग के लिए चलता है, वास्तव में त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इसका फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला को याद रखना होता है। अगर फॉर्मूला याद रखे हो तो त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक चीज और, त्रिकोणमिति ही एक गणित की ऐसी प्रशाखा होती है, इसके बनाने के 50 तरीके हैं। एक ही प्रश्न को 50 तरीके से, 50 से अधिक तरीके से भी बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ तो ज्यादातर गणित की ऐसी प्रशाखा होती है जिसके फिक्स होते हैं कि नहीं एक ही तरीके से या दो तरीके से बनेगा। लेकिन त्रिकोणमिति ऐसी है कि घुमा फिरा करके तुम जैसे चाहो इसको सिद्ध कर सकते हो, ला सकते हो। तो एक चीज और है कि अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय में अभी बताया गया कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, AC, तो AC का स्क्वायर, लंब इस कोण के लिए AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है BC। अब यहाँ एक काम करो, हम जब हमें पता है कि यदि दो टर्म आपस में बराबर हैं तो उस टर्म में किसी भी दोनों टर्मों में किसी चीज से गुणा भागा कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लो कि इधर भी हम AC स्क्वायर से भागा कर दे, इधर भी AC स्क्वायर से भागा कर दे, तो AC स्क्वायर बाटा AC स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बाटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाटा AC स्क्वायर, लिख सकते हैं। AC स्क्वायर AC स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया एक। अब इसको देखो तो हम लिख सकते हैं AB बाटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाटा AC का होल स्क्वायर, एक बराबर AB बाटा AC। तो देखो इस कोण के लिए AB हमारा क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। लंब बटा कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो ये तो हमारा लंब बटा कर्ण आ रहा है, इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC बाटा AC क्या है, तो इस कोण के लिए BC क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण। आधार बाटा कर्ण है, किसी न्यून कोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को बताया गया क्या कहा जाता है, cos थीटा। तो आधार और कर्ण के अनुपात के बदले हम लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, या इसको पहले लिख लो साइन। अभी हम बता रहे थे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। हाँ नहीं, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इस साइन थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब एक महत्वपूर्ण रिलेशन हो गया साइन से cos में कन्वर्ट होने के लिए, कि जब भी साइन से हमें cos में जाना होगा तो इस सूत्र को प्रयोग करेंगे। अब कैसे देखो, तो अगर मान लो कि हम साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस है तो इधर आकर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहीं जरूरत पड़ गई सिर्फ साइन थीटा के लिए, तब क्या होगा, तो स्क्वायर इधर आकर क्या होता है रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन से कॉस में कन्वर्ट होने के लिए कि साइन थीटा के बदले हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर यहाँ से कॉस का अगर मान निकालें हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस से अगर साइन में चेंज करना हो, कहीं पर हमें मिल गया कॉस स्क्वायर, हम चाहते हैं कि वो साइन में बदल जाए, तो कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या अगर सिर्फ कॉस थीटा की बात होगी, स्क्वायर इधर आकर क्या होगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब एक सूत्र यहाँ हम फिक्स कर रहे हैं। पहला हम लोग ये निकाल चुके हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 बाटा कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कौन है, कोसेक है। या अब एक सूत्र और निकाल चुके हम लोग कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो कहीं अगर बात होगी साइन स्क्वायर थीटा के, तो उसके बदले ये क्या लिखा जाएगा, 1 बाटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब यहाँ स्क्वायर हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जब यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहला। अब दूसरा, एक कॉस का भी हम लोग निकाल चुके कि कॉस किसके बराबर होता है, 1 बाटा सेक थीटा का, एक व्युत्क्रम के हिसाब से। और दूसरा हम लोग ये निकाल चुके कि कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या अगर स्क्वायर की बात होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा। या यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से कॉस में हम कन्वर्ट होने के लिए सूत्र जान चुके हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी शेष और रहेगा ना 4, तो अब उसके 4 के लिए जहां हम एसी से भाग कर रहे हैं, तो हमारा मन बीसी से नहीं भाग कर सकते हैं, एबी से नहीं भाग कर सकते हैं। तो अब इस बार हम एसी से नहीं, अब किससे भाग करेंगे, जो शेष बच गए किसी एक से भाग कर लो। हम मान रहे हैं कि किससे भाग कर रहे हैं, तो पहला एसी हो गया ना, अब बीसी से, कि दोनों तरफ किससे भाग करो, बीसी स्क्वायर से। तो यहाँ लिख लो एसी स्क्वायर बाटा बीसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर बाटा बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाटा बीसी स्क्वायर। अब दोनों ओर किससे भाग किया जा रहा है, बीसी स्क्वायर से, तो बीसी स्क्वायर कट गया। हम इसको लिख सकते हैं ए सी बाटा बी सी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार हम इसको ए बी बाटा बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्या 0 1, हाँ ऊपर नीचे भाग में कटा है 1। अब देखो ए सी बाटा बी सी, अच्छा चलो इसको लिख लो, तो ए सी, इस कोण के लिए ए सी क्या है, कर्ण है, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, कर्ण। और बीसी क्या है इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए बीसी आधार है। तो ये हो गया आधार का होल स्क्वायर बराबर ए बी क्या है इस कोण के लिए, लंब, जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को लंब और शेष भुजा को आधार। तो ए बी हमारा क्या है, लंब, और बीसी क्या है, आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1। पीछे बताया गया वो भी सूत्र लिखते चलो कि साइन में क्या होता है, लंब बाटा कर्ण, और यहाँ कॉस की बात हो रही है तो कॉस में क्या होता है, आधार बाटा कर्ण, जो कि पीछे बताया गया। तो देखो अब कर्ण बाटा आधार क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कि तुम लोग आसानी से याद रहे, साइन कॉस का तो हो गया ना, यहाँ पर लिख लो अब एक कौन सेक का, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या होगा कर्ण बाटा आधार, साइन कॉस सेक कोसेक लिख लो, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन में लंब बटा कर्ण है, तो इसमें क्या होगा कर्ण बाटा लंब। टैन भी लिख लो, टैन में होता है लंब बाटा आधार, तो टैन, अब कोट में तो कोट टैन का उल्टा होता है, तो आधार बाटा लंब। अब यहाँ से चेक करो कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण बाटा आधार क्या लिख सकते हैं, सेक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार टैन होता है, तो लंब बटा आधार के बदले हम लिख सकते हैं टैन, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ए।
अब यहाँ से अगर मान लो कि सेक का मान निकालना चाहें, पहले एक संबंध बना लो, इसको यहाँ लाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर एक महत्वपूर्ण सूत्र आ गया। उस समय यहाँ आया हुआ था क्या, पहला आया हुआ था, यहाँ भी उसको लिख लो जोड़ का भी, कि साइन स्क्वायर थीटा, वो तो मिटा दिया गया है, आया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही आया था। ऐसे बाकी चारों को निकाला गया है, तो एक संबंध भी हो गया। अब इससे हम सेक के टैन के भी मान बारी बारी से निकाल सकते हैं। जैसे तो सेक का यही निकल गया। अगर मान लो कि सेक की बात की जाए तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख दो, या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख लो, इससे कोई दिक्कत है। तो एक सेक थीटा का ये भी मान हो गया। अब टैन का निकालो, तो टैन का निकालोगे तो प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या टैन थीटा स्क्वायर इधर अगर क्या होगा रो, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तभी सूत्र को भी एक जगह कर लो। चलो यहां लिख देते हैं, तीसरा दिखाई दे रहा है ना, तो तीसरा हम कह सकते हैं कि किसका मान निकाल चुके हम लोग, तो एक सेक का एक टैन का। तो पहले सेक का हम लिख रहे हैं, तो सेक एक तो यहाँ लिखा ना गया है, सेक किसके उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक के बदले हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, या सेक किसके बराबर है, अंदर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अंदर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला अगर स्क्वायर की बात की जाए तो जब यहाँ से स्क्वायर रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब अगला फिर निकल गया किसका, टैन का, तो यहाँ टैन का लिख लो चौथा। तो टैन के लिए बताया गया कि या तो 1/cot भी होता है, टैन किसके बराबर 1/cot के, नहीं तो एक और निकाला गया कि टैन में होता है साइन बाटा कॉस, ये भी निकाला गया। अब एक चीज है, अभी बहुत लोग ये समस्या हो रही है होगी कि कब कौन यूज होगा, ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे जैसे प्रश्न बनाते चलोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन हमें सूत्र यूज करना है, लेकिन याद तो सबको रखना है कि किस रूप में कन्वर्ट कौन कौन हो सकता है, याद सबको रखना है, लेकिन प्रश्न के ऊपर डिपेंड है कि कौन कब कहाँ यूज होगा। तो टैन के बदले हम 1/cot भी लिख सकते हैं, टैन के बदले साइन बाटा कॉस भी लिख सकते हैं, और एक सूत्र और आ गया कि टैन के बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, अंदर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर की बात होगी, बात कम करो, तो टैन स्क्वायर, तो जब यहाँ स्क्वायर करोगे, देखो स्क्वायर बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, ये तो क्यूब फोर्थ के भी लिए आ सकता है, लेकिन ज्यादातर यूज हमें स्क्वायर में यूज करना होगा जब सिद्ध करेंगे। ऐसे क्यू होगा तो समय क्या करेंगे, क्यू लगा देंगे। तो टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाटा कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी एक और बच गया, बचा है कौन, तो एक बार एसी से भाग किए थे, इस बार बीसी से, अब तो हम एबी से भी तो भाग कर सकते हैं, तो अगला एबी। अगर मान लो कि यहाँ दोनों तरफ एबी से भाग किया जाए, अब किससे भाग करना है, एबी से, लेकिन स्क्वायर है तो एबी स्क्वायर से, तो एसी स्क्वायर बाटा एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर से भाग करना है। फिर यहाँ हो गया एबी स्क्वायर बाटा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाटा एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर कट गया, इसको हम एसी बाटा बीस, एसी बाटा एबी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक, इसको लिखा जा सकता है बीसी बाटा एबी का होल स्क्वायर। अब इसी कोण और इसी थीटा के लिए हमें लिख रहे हैं, इसी थीटा के लिए संबंध में लिखा गया है, तो एसी बाटा एबी लिख लो, बोले एसी क्या है देख लो, तो एसी हमारा कर्ण है, ये हो गया कर्ण, और एबी, एबी इस कोण के लिए लंब है, तो लंब का होल स्क्वायर, इसको पहले इसको बाद में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसी को लिख लो बीसी, बीसी हमारा क्या है आधार, और एबी क्या है लंब का होल स्क्वायर प्लस ए,
अब देखो तो कर्ण बाटा लंब क्या होता है, तो कर्ण बाटा लंब कोसेक स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार बाटा लंब, आधार बाटा लंब कॉट होता है, ये हो गया कॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा प्लस 1, इसको इधर ला लो, तो ये हो गया, चाहे कि संबंध यहाँ भी हो गया, अगर प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक संबंध हो गया। अब इससे देखो किसी का भी मान निकाल सकते हैं हम, जैसे यहाँ कोसेक का निकला है तो स्क्वायर इधर आकर क्या होगा रूट, यहाँ से अगर कॉट का निकालना हो तो प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट स्क्वायर बराबर प्लस 1 है तो इधर आकर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज अगर तुम लोग ध्यान दो, तो ये जितने सूत्र निकाले जा रहे हैं बस एक ही संबंध से, देखो ये अगर इस सूत्र को याद रखो तो ये टोटल याद हो गया, इसी से निकाला गया संबंध, इसी से आया था, आगे पीछे करके स्क्वायर करके यहाँ निकाला जा रहा है, यहाँ भी एक संबंध आया हुआ था इसके लिए, कौन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मूल रूप से देखो संबंध कौन कौन है, तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा देख लो सेक प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा अभी एक निकल गया है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस मूल रूप से वास्तव में यही 3 सूत्र हैं, इन्हीं तीनों सूत्रों से सब निकाले जा रहे हैं, अगर 3 याद है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। और एक चीज और गुणा वाला, कि गुणा वाला ताकि ये मान निकल जाए बीच वाला, तो गुणा वाला बताया गया कि जो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उन्हीं का गुणा एक होता है, तो साइन थीटा अगर लिखे तो साइन का व्युत्क्रम कौन है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का मान कितना होगा 1। दूसरा अगर बात करें हम कॉस का, तो कॉस के उल्टा सेक होता है तो इनका भी गुणा 1, और तीसरा टैन कोट, तो टैन कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनका भी गुणा 1। अगर बस ये 6 सूत्र याद है तो टोटल को हम निकाल सकते हैं। अब दिक्कत ये होता है कि अगर डायरेक्ट सूत्र याद होगा तो अच्छा होगा कि प्रश्न बनाते समय डायरेक्ट मान रख दिया जाता है, नहीं तो बार बार लिख करके मान निकाल लो तो उसमें क्या होता है समस्या होती है, समय लगता है कि हर जरूरत पड़े तो बार बार मान निकाल लो तो उसमें समय लगेगा, तो इसलिए अच्छा होगा कि सूत्र याद रखो, सूत्र याद रहेगा तो आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो बेसिक चैप्टर शुरू होगा उसमें जो सूत्र प्रयोग होने वाला है वो कौन है, तो लंब के लिए जैसे साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस में आधार बटा कर्ण, और tan में लंब बटा आधार, बाकी 3 इनके उल्टा, जैसे साइन के उल्टा कौन होता है कॉस है, तो साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक में क्या होगा कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक में क्या होगा कर्ण बटा आधार, और tan के उल्टा कॉट होता है, तो tan में होता है लंब बटा आधार, तो कॉट में क्या होगा आधार बटा लंब। तो पहला ये सूत्र तुम लोगों को पहले याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये 6 सूत्र काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रश्न हल करते जाएंगे थोड़ा इसका प्रारूप और जो सूत्र है वो याद होता चला जाएगा।